शालिनी और उसकी ननंद का बेटा सुबह शालिनी के घर में मृत मिले थे। शालिनी का बेटा 8 वर्ष का था और ननंद का बेटा 9 वर्ष का था। शालिनी की ननंद शिल्पी अपने मायके आई हुई थी गर्मी की छुट्टियां बिताने, और इतना बड़ा हादसा हो गया मायके में कि शालिनी और शिल्पी दोनों के बेटे सुबह सुबह घर वालों को मृत मिले। पूरे घर में हाहाकार मच गया। किसी को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि यह क्या हो गया। शालिनी शिल्पी दोनों अपना सुध-बुध खो बैठी थी। शालिनी का पति मनोज, उसकी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। उसने तुरंत पुलिस को फ़ोन लगाया। आखिर एकाएक उसके घर में उसके बेटे और भांजे की एक साथ मृत्यु हो गई थी। इतना बड़ा दुखों का पहाड़ एक साथ टूट पड़ा था। उधर शिल्पी ने भी अपने पति संजय को फ़ोन करके रोते रोते सारा हाल बताया। संजय तो कुछ क्षण के लिए बेहोश हो गया यह सब कुछ सुनकर कि यह सब क्या हो गया, और दौड़कर शिल्पी के मायके गया। चारों ओर मातम पसरा हुआ था। इतना बड़ा हादसा, एक साथ दो दो बच्चों की मृत्यु, किसी को कुछ समझ में नहीं आ रहा था। नाते रिश्तेदार, पास पड़ोस सब हैरान थे। घर में मातम पसरा हुआ था और लोग एक दूसरे की कानाफूसी कर रहे थे कि यह सब क्या हो गया। ऐसा कैसे हो सकता है कि एक ही घर के दो बच्चे एक साथ सुबह सुबह मृत मिले हैं। किसी को कुछ समझ में नहीं आ रहा था। पुलिस आ चुकी थी और उसने दोनों बच्चों के शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। घर वालों का रो रो का बुरा हाल था। नात रिश्तेदार, पास पड़ोसी तक का कलेजा कांप गया था। इतनी हृदय विदारक घटना को देखकर पुलिस ने शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया था और घर वालों से पूछताछ कर रहे थे। सब कुछ ठीक लग रहा था, किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं थी। शिल्पी अपने मायके में छुट्टियां बिताने आई थी अपने बेटे के साथ, जो कि बिल्कुल सामान्य सी बात है। हर औरत गर्मी की छुट्टियों में अपने मायके जाती ही है। और शालिनी, वह तो अपने घर में ही थी। दोनों के बच्चे अपनी खेलकूद में लगे रहते थे। एक ही साल का फासला था दोनों के बीच, और देखा जाए तो दोनों अभी नटखट बच्चे ही थे। रात में खाना पीना खाकर सब लोग आराम से सोए थे। दोनों बच्चे एक ही कमरे में सोए हुए थे, और एक कमरे में शिल्पी और एक कमरे में शालिनी और मनोज सोए थे। सुबह उठने पर दोनों बच्चे पूरे घर में नजर नहीं आ रहे थे, तो शिल्पी ने अपनी भाभी शालिनी से बोला, भाभी, दोनों बच्चे दिख नहीं रहे, कहाँ चले गए सुबह सुबह? कहाँ जाएंगे इतनी सुबह? अभी तो मेन गेट का ताला भी नहीं खुला। देखो, घर में ही कहीं होंगे या छत पर खेल रहे होंगे। लेकिन थोड़ी ही देर में पूरे घर को अच्छे से देख लिया गया। बच्चे कहीं भी नहीं दिख रहे थे। किसी को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि बच्चे कहाँ चले गए। घर का गेट भी अंदर से बंद था। अब तो सबको लगा कि जरूर कुछ गड़बड़ है। एकाएक शालिनी को लगा, कहीं ऐसा तो नहीं बच्चों ने खेल खेल में खुद को कहीं पर बंद कर लिया है और निकल नहीं पा रहे हैं। यह सोचकर शालिनी ने जल्दी जल्दी घर की सारी अलमारियां और बेड चेक करने शुरू किए, और सच यही निकला। घर में एक बहुत बड़ा ट्रंक था जिसमें दोनों बच्चों की लाश मिली। यह देखकर पूरे घर में मातम पसर गया। पुलिस शवों को तो ले गई, लेकिन सब यही अंदाज़ा लगा रहे थे कि बच्चों ने खेल खेल में लुका छिपी के चक्कर में खुद को ट्रंक में बंद किया होगा और फिर बाहर नहीं आ पाए होंगे, इसलिए उनका दम घुट गया और यह हादसा हो गया। लेकिन फिर भी सारे रिश्तेदार, पड़ोसी और शालिनी और शिल्पी के घर वाले तो इसी बात को सच मान रहे थे कि यह खेल खेल में हुआ एक हादसा है, क्योंकि एक नज़र में ऐसा ही लग रहा था। लेकिन पुलिस वालों के दिमाग में कुछ और ही चल रहा था, क्योंकि बच्चे इतने छोटे भी नहीं थे कि ट्रंक में बंद हो जाने पर उसे खोल नहीं पाते, या अंदर से आवाज़ नहीं लगा पाते, या ट्रंक को ज़ोर ज़ोर से ठोक नहीं पाते। बल्कि बच्चे तो इतने बड़े थे ही कि अगर ट्रंक नहीं भी खुल रहा था तो उनके शोरगुल से कोई ना कोई तो आ ही जाता। इसलिए पुलिस वाले इसे सामान्य हादसा नहीं मान रहे थे। खैर, बच्चों की पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ चुकी थी और उसमें एक चौंका देने वाला खुलासा हुआ था, जिससे यह तो साफ हो गया था कि यह एक हादसा नहीं बल्कि मर्डर है। बस अब यह पता करना था कि यह मर्डर किसने किया है, क्योंकि घर में बच्चों के अपने माँ बाप ही थे और कोई नहीं। माँ बाप अपने बच्चों का मर्डर कर सकते हैं या तो कोई सोच भी नहीं सकता। पुलिस वाले पोस्टमार्टम रिपोर्ट लेकर शालिनी के घर पहुंचे। शिल्पी और उसके पति संजय को भी बुला लिया गया था। परिवार अभी भी सदमे में था। बच्चों की डेड बॉडी भी आ गई थी। पुलिस वालों ने बोला, आप लोग डेड बॉडी का अंतिम संस्कार कर लीजिए, उसके बाद आप लोगों से कुछ बात करनी है। दिल पर पत्थर रखकर मनोज और संजय ने अपने बच्चों का अंतिम संस्कार किया। माँ बाप का रो रो कर बुरा हाल था। पूरा मोहल्ला और रिश्तेदार सदमे में थे, और ऐसा कोई नहीं था जिसकी आंखों में आंसू न आए हों इतने हृदय विदारक घटना होने के बाद। अब शिल्पी, संजय और शालिनी, मनोज घर पर अपने बच्चों की याद में रो रहे थे कि पुलिस वाले आ चुके थे और बोल रहे थे, हमें पता है आपके साथ बहुत बड़ा हादसा हो गया है। ईश्वर आपको इतने बड़े दुख से उबरने की शक्ति दे, पर हमें आपकी जांच पड़ताल करनी होगी। आप लोगों को उसमें सहयोग करना होगा, क्योंकि आपके बच्चों की किसी हादसे की वजह से मृत्यु नहीं हुई है, बल्कि उनका मर्डर हुआ है, और आप लोगों में से ही किसी ने उन दोनों का मर्डर किया है। शायद क्योंकि आप लोगों के हिसाब से घर अंदर से बंद था, कोई बाहरी इंसान आपके घर के अंदर आया नहीं था,
तो फिर आप में से ही किसी ने उनका मर्डर किया है। अब तो सबकी हालत ख़राब हो गई। मनोज और संजय चिल्लाने लगे, यह आप लोग कैसी बातें कर रहे हैं? हम अपने बच्चों को मारेंगे? क्या कोई माँ बाप अपने बच्चों को मार सकते हैं, वह भी बिना किसी वजह के? हमारा अच्छा खासा हंसता खेलता परिवार था और हमारे बच्चे इतने बड़े हादसे के शिकार हो गए। पुलिस वालों ने कहा, यह सब हमें नहीं पता, हमें अपनी जांच पड़ताल तो करनी होगी, आप बस हमारे सवालों का जवाब दीजिए। पुलिस वालों ने सवाल करना शुरू किए और सब ने संतोषजनक उत्तर दिए। पुलिस वालों को कहीं कोई सुराग नहीं मिल रहा था। सब लोग घर पर ही थे, किसी की कोई दुश्मनी नहीं थी, सबके बीच अच्छा संबंध था। दोनों परिवारों का कोई दुश्मन नहीं था। घर पर कोई बाहरी व्यक्ति आया नहीं था। घर में छुपकर किसी के आने की कोई जगह नहीं थी। कोई चोरी हुई नहीं थी। कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था, आखिर यह सब क्या हुआ? पर मर्डर तो हुआ था। अब शालिनी और शिल्पी से रहा नहीं गया। उन्होंने बोला, यह आप कैसे बोल सकते हैं कि यह एक मर्डर है? हमें तो लग रहा था हमारे बच्चों ने खेल खेल में खुद को उस बड़े से बक्से में बंद कर लिया था, जिससे उनका दम घुट गया और उनकी मृत्यु हो गई। पुलिस वालों ने कहा, जी नहीं, ऐसा नहीं है। आपके बच्चों की दम घुटने से मृत्यु नहीं हुई है, बल्कि आपके बच्चों को गलत खून चढ़ाने की वजह से उनकी मृत्यु हुई है। आपके बच्चों के खून की अदला बदली की गई है और गलत ग्रुप का खून एक दूसरे के शरीर में जाने की वजह से उनकी मृत्यु हुई है। यह सब कुछ सुनकर शिल्पी, शालिनी, मनोज और संजय अंदर तक कांप गए। यह कैसी बातें कर रहे हैं आप? हमारे बच्चों के खून की अदला बदली यह कौन कर सकता है? कैसे कर सकता है और क्यों करेगा? दोनों बच्चे पूरी तरह से स्वस्थ थे। किसी को खून की कोई कमी नहीं थी कि उन्हें खून चढ़ाया जाए। फिर दूसरे ब्लड ग्रुप का खून चढ़ाना कुछ समझ में नहीं आ रहा। पुलिस वालों ने बोला, हमें भी कुछ समझ में नहीं आ रहा, पर पोस्टमार्टम रिपोर्ट में यह भी आया है कि बच्चों को क्लोरोफॉर्म देकर बेहोश भी किया गया था। दोनों बच्चों का खून एक दूसरे के बॉडी में ट्रांसफ़र किया गया है और ऐसा तो कोई प्रोफेशनल ही कर सकता है। इसलिए तो समझ में नहीं आ रहा कि यह किसका काम है। पुलिस वालों के लिए बहुत टेढ़ी खीर हो गई थी यह पता लगाना कि यह सब किसने किया है। लेकिन यह तो तय था, यह काम इन्हीं चारों में से किसी ने किया था, पर क्यों किया था यह अभी तक समझ में नहीं आ रहा था, जब बाहरी कोई दुश्मन था ही नहीं और ना ही किसी बाहरी के घर में आने के कोई निशान थे, तो मुजरिम तो घर पर ही था। पुलिस वाले शिल्पी के पति संजय को अपने शक के दायरे से दूर रख रहे थे, क्योंकि वह अपने घर में था, ना कि अपने ससुराल में। शक शालिनी, मनोज और शिल्पी पर ही था, क्योंकि यही तीनों घर में मौजूद थे और घर अंदर से बंद था। पर तीनों से पूरी अच्छी तरह से बातचीत करने के बाद भी पुलिस वालों को कुछ समझ में नहीं आया और कोई सुराग नहीं मिला। पुलिस वाले चुपचाप वहां से चले गए। ऐसे ही कुछ दिन और बीत गए, पर कोई सुराग नहीं मिला। अब ऐसा लग रहा था कि यह केस बंद हो जाएगा, लेकिन यह इतना बड़ा केस था कि पुलिस वालों के खुद होश उड़े हुए थे कि घर के अंदर 2 बच्चों का मर्डर हो गया और हम उस केस को सुलझा ना पाए, जबकि मुजरिम घर के अंदर ही है और हम आज तक उसे पकड़ नहीं पाए। पुलिस वालों के पास एक सुराग था कि इन तीनों में से जिसे भी थोड़ा बहुत मेडिकल लाइन की जानकारी होगी वह ऐसा कर सकता है, पर वह भी सुराग कुछ काम नहीं आया, क्योंकि तीनों में से किसी को कोई भी मेडिकल लाइन की जानकारी नहीं थी और दूर दूर तक तीनों में से किसी का मेडिकल लाइन से कोई नाता ही नहीं था। अब तो पुलिस वालों के पास कोई रास्ता ही नहीं बचा था। पुलिस वालों ने तीनों और संजय चारों के कॉल रिकॉर्ड अच्छे से चेक किए, कहीं कोई सुराग हाथ नहीं लग रहा था। सब कुछ सामान्य था। अब पुलिस वालों को भी लग रहा था कि जरूर कोई बाहरी व्यक्ति किसी तरीके से घर में घुस आया होगा और इस हादसे को अंजाम दिया होगा। लेकिन अभी भी बात यही थी कि अगर कोई बाहरी व्यक्ति घर में घुस आया था तो चोरी डकैती करता, ना कि बच्चों के खून की अदला बदली करता और बच्चों को क्लोरोफॉर्म देकर बेहोश करता। बच्चों से इतनी दुश्मनी किसी को क्या हो सकती है? यह केस डेड एंड की ओर जा रहा था कि पुलिस वालों के दिमाग में एक आइडिया आया और सोचा, यह आखिरी आइडिया है। अगर यह काम कर गया तो इस केस को सॉल्व होना तय है, नहीं तो इस केस को डेड एंड ही समझो और मुजरिम खुला घूमता रहेगा। अब पुलिस वालों ने सोशल प्लेटफॉर्म्स का सहारा लिया, क्योंकि आजकल हर चीज़ की जानकारी सोशल साइट्स पर मौजूद रहती है और पुलिस वालों ने तीनों की मेल आईडी से कुछ दिनों में क्या क्या सर्च किया गया है और क्या देखा गया है इसकी जांच करनी शुरू की और पुलिस वालों के हाथ तगड़ा सुराग लग गया और कातिल पकड़ा गया। पुलिस वालों ने सबको शालिनी के घर पर बुलाया और जब वह घर पहुंचे तो उन्होंने शालिनी की ननंद शिल्पी को बोला, आपको हिरासत में लिया जाता है 2 बच्चों का खून करने के इल्ज़ाम में, अपने बेटे और अपने भाभी के बेटे का। शिल्पी हैरान हो गई और बोली, पागल हो गए हैं क्या आप? यह कैसी बातें कर रहे हैं? मैं अपने और अपने भाभी के बेटे का खून करूंगी? यह तो मैं सोच भी नहीं सकती। शर्म नहीं आती ऐसा इल्ज़ाम लगाते हुए? पुलिस वालों ने बोला, यह कोई इल्ज़ाम नहीं है, हमें सारे सबूत मिल चुके हैं, चुपचाप अपना गुनाह कबूल कर लो और यह भी बताओ कि यह तुमने क्यों किया, क्योंकि यह तो मुझे भी हैरानी हो रही है
कि कोई अपने ही बेटे को क्यों मारेगी, लेकिन शिल्पी अभी भी अपनी बात पर अड़ी हुई थी। पुलिस वालों ने बोला, अब ज़्यादा नाटक करने की ज़रूरत नहीं है। हमने पिछले कुछ दिनों में तुम्हारी सर्च हिस्ट्री अच्छे से चेक करवाई है और तुमने ऑनलाइन इस तरह के वीडियो बहुत देखे हैं कि ब्लड कैसे चढ़ाया और निकाला जाता है। मतलब तुमने ब्लड निकालने और चढ़ाने की पूरी ट्रेनिंग ली है इंटरनेट के जरिए पिछले कुछ दिनों में, और इसके पूरे सबूत हमारे पास हैं। तो अब झूठ बोलने से कोई फ़ायदा नहीं। पुलिस वालों ने जब थोड़ी कड़ाई से पूछताछ की तो शिल्पी टूट गई और रोने लगी और उसने अपना गुनाह कबूल कर लिया। शिल्पी ने बोला, हाँ, मैंने यह गुनाह किया है। मैंने ही अपने भाभी के बेटे का खून अपने बेटे के शरीर में और अपने बेटे का खून भाभी के बेटे के शरीर में डालने की गलती की थी। मैंने खून चढ़ाना और निकालना तो सीख लिया था, पर मैं यह देखना भूल गई थी कि अगर गलत ब्लड ग्रुप का खून चढ़ जाए तो जान चली जाती है। यही मेरी गलती हो गई और इसी वजह से दोनों मासूमों की जान चली गई। मैंने उस दिन रात में खाने में चुपके से नींद की दवाइयाँ मिला दी थी ताकि मैं रात में जो कुछ भी करूँ किसी को कुछ पता न चले। खाना खाकर सब लोग गहरी नींद में सो गए थे। उसके बाद मैंने भाई भाभी को क्लोरोफॉर्म सुंघाकर बेहोश भी कर दिया था ताकि मेरी कोई भी करतूत वह देख ना पाए और लंबे समय तक बेहोश रहे। फिर मैं चुपचाप उठकर बच्चों के कमरे में गई और उन्हें उठाकर स्टोर रूम में ले गई जहाँ वह बड़ा सा ट्रंक पड़ा था। मैंने दोनों बच्चों को ट्रंक के ऊपर लेटा दिया और क्लोरोफॉर्म से बच्चों को बेहोश कर दिया ताकि बच्चों के जब खून बदलूं तो वह नींद से जाग ना जाए और हल्ला न करने लगे। पुलिस वालों ने बोला, तुमने क्लोरोफॉर्म का इंतजाम कहाँ से कर लिया? तो शिल्पी ने बोला, मैंने एक अस्पताल के नर्स को पैसे देकर उससे क्लोरोफॉर्म लिया था और ब्लड ट्रांसफ़र करना मैंने अच्छे से सीखा था, इसलिए मैं पूरी कॉन्फिडेंट थी कि मैं आसानी से दोनों का ब्लड एक दूसरे को ट्रांसफ़र कर दूंगी। लेकिन मेरी बेवकूफ़ी कि मुझे नहीं पता था कि गलत ब्लड ग्रुप एक दूसरे के अंदर चले जाने से बच्चों की मृत्यु हो जाएगी। और जैसे ही मैंने अपने बच्चे का खून भाभी के बच्चे में डाला और भाभी के बच्चे का खून अपने बच्चे में डाला, मुझे लगा दोनों बच्चों की सांसें रुक गई हैं और सच में ऐसा हो गया था। मैं घबरा गई थी और ज़ोर ज़ोर से रोने लगी, लेकिन भाई भाभी बेहोश थे इसलिए उन्हें कुछ भी पता नहीं चला। लेकिन फिर मुझे समझ में आ गया, जो होना था वह हो चुका है। अब अगर मैंने हल्ला किया तो मेरे बच्चों को तो मैंने खो दिया है, मैं खुद भी सारी ज़िंदगी जेल में काटूंगी। भाई भाभी बेहोश थे। मैंने जल्दी जल्दी खून ट्रांसफ़र करने का सारा सामान एक प्लास्टिक में पैक किया और दोनों बच्चों को घबराहट में ट्रंक के अंदर डाल दिया और ट्रंक को बाहर से बंद कर दिया। उसके बाद मैंने धीरे से घर का दरवाज़ा खोला और बाहर गार्डन में खून ट्रांसफ़र करने के लिए जो सामान मैंने लिया था वहाँ एक छोटा सा गड्ढा खोदकर उसमें डाल दिया और धीरे से दरवाज़ा बंद करके अंदर जाकर अपने रूम में सो गई। भाई भाभी क्लोरोफॉर्म के नशे में थे, उन्हें कुछ भी नहीं पता चला इतनी देर तक मैंने क्या कुछ किया है। मैंने सारा कुछ साफ कर दिया था, कोई सबूत नहीं छोड़े थे। लेकिन मुझे नहीं पता था कि पोस्टमार्टम में यह सब कुछ बात पता चल जाएगी कि बच्चों के खून की अदला बदली की गई है। लेडी पुलिस ने शिल्पी को एक जोरदार थप्पड़ लगाया और बोला, शर्म नहीं आई ऐसी घटिया हरकत करते हुए? शालिनी और मनोज तो बिल्कुल पागल हो गए थे, उन्होंने भी शिल्पी को 2-4 थप्पड़ लगाए। शिल्पी हाथ जोड़कर बोलने लगी, भाई भाभी मुझे माफ़ कर दो, मैं किसी की जान नहीं लेना चाहती थी, यह सब कुछ गलती से हो गया। पुलिस वालों ने बोला, गलती से हो गया? इस पागलपन को तुम गलती कहती हो? अब साफ साफ बताओ तुमने ऐसा क्यों किया? शिल्पी ने आगे बोलना शुरू किया, भाभी का बेटा शुरू से ही पढ़ने में बहुत तेज़ था और अपने क्लास का टॉपर था, लेकिन मेरा बेटा पढ़ने में उतना तेज़ नहीं था और औसत नंबर लेकर आता था। मैं चाहती थी कि मेरा बेटा भी भाभी के बेटे जैसा पढ़ने में तेज़ हो जाए और इस चक्कर में मैं तंत्र मंत्र के चक्कर में पड़ गई थी। और एक बार मुझे एक बाबा का पता चला और मैं उनके पास गई और मैंने उनसे बोला कि मेरा बेटा पढ़ने में उतना तेज़ नहीं है, आप कुछ भी करके मेरे बेटे को पढ़ने में तेज़ कर दीजिए। तो बाबा ने मुझे यह आइडिया दिया था कि अगर किसी बहुत तेज़ दिमाग वाले बच्चे का खून तुम्हारे बच्चे के शरीर में डाल दिया जाए और तुम्हारे बच्चे का खून उस बच्चे के शरीर में डाल दिया जाए तो इससे दोनों बच्चों के खून की अदला बदली हो जाएगी और तुम्हारा बच्चा पढ़ने में बिल्कुल उसी बच्चे की तरह होशियार हो जाएगा। बस मैं तो अपने बच्चे को पढ़ने में तेज़ बनाना चाहती थी, इसलिए मैंने बाबा के कहने पर यह सब कुछ किया और इंटरनेट से सब कुछ सीखा। कहकर शिल्पी ज़ोर ज़ोर से रोने लगी। पुलिस वालों ने बोला, ले चलो इस पागल औरत को, अपने पागलपन में इसने 2 मासूमों की जान ले ली। पुलिस वाले शिल्पी को लेकर जाने लगे। शिल्पी ने एक बार मुड़कर संजय की तरफ देखा। संजय ने भी एक ज़ोरदार तमाचा शिल्पी को लगाया और पुलिस वालों से बोला, ले जाइए इस कातिल को मेरे नज़रों के सामने से। और शालिनी और मनोज के हाथ जोड़ लिए और ज़ोर ज़ोर से रोने लगा। पुलिस वालों ने उस तांत्रिक और क्लोरोफॉर्म देने वाली नर्स को भी पकड़ लिया। साथ ही गार्डन में छुपाए गए खून ट्रांसफ़र करने के सामान भी बरामद कर लिए। लेकिन आज शिल्पी
कि एक छोटी सी बेवकूफ़ी की वजह से दो हंसते खेलते परिवार बर्बाद हो चुके थे और दो मासूमों की जान चली गई थी। पता नहीं इन अंधविश्वासों का अंत कब होगा।